तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई वेब सीरीज जिसका नाम है विराटापालम पीसी मीना रिपोर्टिंग। ये वेब सीरीज थ्रिलर और सस्पेंस से भरी पड़ी। ये सीरीज आपको सीट पर आखिरी तक बैठाए रखेगी क्योंकि इसका थ्रिलर आपके होश उड़ा देंगे। इस सीरीज में 7 एपिसोड है जिसका ड्यूरेशन वही 25 मिनट के आसपास है, मतलब कि हम कह सकते हैं छोटी वेब सीरीज है। मैं इस वीडियो में इस सीरीज के सारे एपिसोड को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस सीरीज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के शुरुआत में हम लोगों को वक्त दिखाया जाता है 1980 का, जहां पर हम लोग विराटापालम नाम का एक छोटे से गांव को देख पाते हैं। रात के समय इस गांव में एक लड़की की शादी हो रही होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दूल्हा खुद दुल्हन के घर वालों को दहेज देकर लड़की से शादी कर रहा होता है, और उसी तरह हम लोग दुल्हन को देखकर समझ सकते हैं कि दुल्हन इस शादी से खुश नहीं है, मतलब कि वह शादी नहीं करना चाहती है। जब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है तो गांव की सारी औरतें जाकर दुल्हन के पास कुछ रस्मों रिवाज करने लगते हैं। इस वक्त इस गांव के प्रेसिडेंट की बेटी भ्रामरांबा दुल्हन के बगल में आकर बैठती है। इस समय ये टीनेज की उम्र की होती है। दरअसल गांव में किसी भी लड़की की शादी होती तो भ्रामरांबा दुल्हन के पास जाकर बैठती। गांव के औरतें भी इसके साथ कुछ रस्में वगैरह करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पिदमा नाम की एक औरत इस शादी पर थोड़ा लेट से आती है। यह पिदमा दुल्हन के साथ रीति रिवाज करके इसे झट से रेडी कर देती है। दरअसल इस गांव में जो कोई भी शुभ काम चलता, ये पिदमा सबसे आगे रहती। दुल्हन को अच्छे से तैयार करने के बाद जब मंडप पर ले जाया जाता है, तभी इस गांव का प्रेसिडेंट इस शादी पर आता है। इसी गांव में नरसैया नाम का एक शख्स होता है जो इस प्रेसिडेंट से बहुत जलन करता है। इसका भी बहुत पहले से ख्वाहिश होता है कि मैं भी इस गांव का एक दिन प्रेसिडेंट बनूं। फाइनली अब दुल्हन की शादी हो जाती है। तभी यहां पर दुल्हन की बुआ आकर दुल्हन के फादर से बहुत झगड़ा करने लगती है कि तुम ये शादी कैसे कर सकते हो, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मालूम है ना, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी की शादी दूसरे शख्स के साथ करवा दी, चंद पैसों की लालच में आकर। और उसी तरह तुमने अपनी बेटी की शादी के बारे में मुझे थोड़ी भी भनक तक नहीं दी। दुल्हन की माँ और यहाँ मौजूद गांव वाले सब उनसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या ही कर सकते हैं। आप बस सच्चे दिल से दोनों को आशीर्वाद दे दो कि दोनों सुखी से रहे। तभी उसी समय दुल्हन खून की उल्टी करके वहीं मर जाती है। मतलब कि शायद लोगों को यही लगता है कि दुल्हन जहर खाकर खुद को खत्म कर ली, दूसरे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर मरना समझी। इसके बाद कहानी 10 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर मीना को देख पाते हैं। इस समय तो मीना अपनी मां के साथ इसी गांव विराटपालम आ रही होती है। दरअसल मीना एक कांस्टेबल है। अब पुलिस की जॉब है तो ट्रांसफर होनी आम बात है। मीना की मां मीना को यही समझा रही होती है कि हर एक मां की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे से घर में हो, वह सुखी से रहे। लेकिन तुम मुझे अपने जॉब के नाम पर कभी इस गांव तो कभी उस गांव घुमाती रहती हो। पता नहीं तुम कब शादी करोगी और मेरा यह सपना कब पूरा हो पाएगा। कंडक्टर जब इनके पास आकर टिकट पूछता है तो मीना विराटपालम का नाम लेती है। यह सुनकर तो कंडक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। कंडक्टर बोलता है कि मैं जब से यहाँ टिकट काट रहा हूँ तब से देखते आ रहा हूँ हर कोई इस गांव से बाहर जाता है। आज पहली बार एक लड़की को देखा जो इस गांव में आ रही है। मीना और उसकी माँ को कंडक्टर की बातें तो कुछ भी समझ नहीं आती। अब थोड़ी देर के बाद दोनों इस गांव में पहुंच जाते हैं। जब दोनों इस गांव में आ रहे होते हैं तो सारे गांव वाले बस इन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं। मीना की मां मीना से पूछती है कि यहाँ के सारे लोग हमें ही क्यों घूर कर देख रहे हैं। मीना बोलती है कि अरे मां, हम दोनों इस गांव के लिए नए हैं ना, इसीलिए वो लोग हमें देख रहे हैं। इसके बाद दोनों किराए के घर के पास जाते हैं तो घर का मालिक मीना को बोलता है कि बेटा, तुम मेरी बात को बुरा मत मानना, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। क्या तुम हमारे इस गांव के बारे में जानने के बाद ही तुम यहां पर आई हो। मीना को इस शख्स की भी बातें नहीं समझ आती। अगले सीन में हम लोगों को किट्टू नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो चाय की दुकान चलाता है, और इसकी दुकान गांव के पुलिस स्टेशन के पास ही होती है। थोड़ी देर के बाद मीना इस पुलिस स्टेशन पर आती है। किट्टू मीना को देखकर मन ही मन पसंद करने लगता है। दरअसल इस गांव में पहली बार एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई है, इसीलिए गांव के सारे लोग मीना को अजीब निगाहों से देखते हैं। मीना पुलिस स्टेशन आकर अपना ज्वाइनिंग लेटर हेड कांस्टेबल को दिखाती हैं। हेड कांस्टेबल बोलता है कि अभी एसआई सर यहाँ नहीं है, जब वह आएंगे तो तुम उन्हें लेटर दिखा देना। उसी समय विष्णु नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर सारे लोगों को अपने शादी का कार्ड देने लगता है,
हेड कांस्टेबल मीना को बोलता है कि मीना, तुम इसी शख्स के जगह पर ट्रांसफर होकर यहां इस गांव में आई हो। मीना इसे शादी की बधाई देते हुए पूछती है कि आपने सिर्फ अपनी शादी के लिए ट्रांसफर ले लिया। यह शख्स बोलता है कि हाँ, शादी के लिए ही मैं ट्रांसफर लिया हूं। शायद आपको इस गांव के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और वैसे भी आप भी शादीशुदा नहीं हैं। अगर आपको भी शादी करनी होगी तो आप भी यहां से ट्रांसफर ले लेना। पिछले 10 सालों से इस गांव में एक भी शादी नहीं हुई। मीना पूछती है, क्या शादी करना इस गांव में जुर्म है? यहां मौजूद लोग बोलते हैं जुर्म नहीं, इस गांव के ऊपर एक श्राप है। जो कोई भी शादी करता है उसके अगले ही पल दुल्हन खून की उल्टी करके मर जाती है। थोड़ी देर के बाद यहां एसआई आता है तो मीना उसके केबिन में जाती है, अपनी ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। उसी वक्त प्रेसिडेंट का बेटा एसआई के पास कॉल करता है। एसआई बोलता है कि अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं अपने एक आदमी को आपके पास भेज देता हूं। अब इसके सामने तो मीना होती है। एसआई मीना को बोलता है कि मीना, तुम प्रेसिडेंट के घर जाकर उस केस को डील करो। इस तरह से एसआई किट्टू को अपने पास बुलाता है, बोलता है कि इसका नाम किट्टू है, ये पुलिस की छोटी मोटी मदद करते रहता है, तुम किट्टू के साथ जाओ, किट्टू सब देख लेगा। किट्टू पूछता है कि सर आखिर केस क्या है? एसआई बोलता है, किट्टू, प्रेसिडेंट के बेटे ने कॉल किया और तुम जानते हो ना। किट्टू बोलता है कि अरे सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैडम को लेकर प्रेसिडेंट के घर जाता हूं। अब अगले सीन में हम लोगों को नरसैया को दिखाया जाता है। नरसैया से लोग कर्ज पैसे लेते हैं। जो लोग इसके कर्ज नहीं चुका पाते, नरसैया उसके घर जमीन सब कुछ हड़प लेता है। नरसैया की लकड़ी काटने की एक फैक्ट्री होती है। इसी की फैक्ट्री में रंगा नाम का आदमी काम करता है। नरसैया रंगा को बोलता है कि यारे रंगा, जब तक तुम इस गांव में रहोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे नाम जो तुम्हारे घर, जमीन, जायदाद, वो सब मेरे नाम करके दूसरे गांव चले जाओ, वहां अपनी शादी करके हंसी खुशी से रहो। लेकिन रंगा को अपने घर से बहुत प्यार होता है। उसके दादा परदा इसी गांव में, उसी घर में अपनी जिंदगी गुजारी और मर मिट गए। रंगा नरसिया को यही बोलते रहता है कि मैं अपना घर द्वार छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, किसी न किसी दिन मैं शादी करके उसी घर में रहूंगा। इधर किट्टू मीना प्रेसिडेंट के घर आते हैं। प्रेसिडेंट का बेटा कमरे से बाहर आकर किट्टू से पूछता है कि यह कौन है। किट्टू मीना के बारे में इसे बताता है। मीना बोलती है कि मैं सिर्फ इस जगह के लिए नई हूं, काम में नहीं। पहले आप केस क्या है वो बताइए। प्रेसिडेंट का बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी का कड़ा चोरी हो गया है, घर के मंदिर के पास ही रखा था, वो चोरी हो गया। अब मीना घर के मंदिर के पास जाकर वहां अच्छे से तलाशी करने लगती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर काफी सारे सोने की चीजें रखी होती है, लेकिन इसके बीच सिर्फ एक कड़ा चोरी हुआ। मीना पूछती है कि आपके घर में कौन कौन रहता है। प्रेसिडेंट का बेटा बोलता है, मैं, मेरे पिताजी, 3 गांव वाले और मेरी एक बहन। वही प्रेसिडेंट की बेटी भ्रामराम्बा, जो अपने बचपन में वही दुल्हन के पास बैठी थी जिसे हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग में देखा था। प्रेसिडेंट का बेटा बोलता है कि आप मुझसे पूछताछ करिए, मेरी बहन से नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मीना उसकी बहन के कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा तो खुला होता है, मगर कमरे में मौजूद सारे सामान बिखरा पड़ा होता है। इस वक्त भ्रामराम्बा मीना के सामने आकर बोलती है कि कौन हो तुम और मेरे कमरे में किस लिए आई? जल्दी निकलो मेरे कमरे से। उसी वक्त प्रेसिडेंट का बेटा आकर मीना को यहां से बाहर ले जाता है। मीना के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरी बहन के कमरे में मत जाओ। इस गांव में नई आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तभी किट्टू मीना के पास आकर बोलता है कि अरे मैडम, वो कड़ा किसने चुराया है, मुझे मालूम पड़ चुका है। इस तरह से किट्टू काम वाले की तरफ इशारा कर रहा है तो प्रेसिडेंट का बेटा इस काम वाले को बहुत मारने पीटने लगता है। तभी ब्रह्मा अपने भाई के पास आकर बोलती है कि भैया आप उसे मत मारिए, वो कड़ा मेरे पास है, उसे मैंने रखा, और वैसे भी हमारे पिताजी उस कड़े का पहनने का हकदार नहीं है। खुद तो वो अपनी फैमिली की अच्छे से देखभाल नहीं करते, और वैसे में ऐसा सम्मान मिलना बेकार है। प्रेसिडेंट का बेटा मीना को बोलता है कि अब यह हमारे घर का मैटर हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। घर से बाहर आने के बाद मीना इस घर के बारे में किट्टू से पूछती है। किट्टू बोलता है कि अरे मैडम, इस घर का तो हर दिन का यही काम है। उस घर में जो कुछ भी वाकई होती है, प्रॉब्लम होती है, वह सब ब्रह्मा की वजह से होती है। ब्रह्मा के ऊपर उंगली ना उठानी पड़े, इसीलिए छोटे साहब गांव वाले के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इसके बाद किट्टू मीना को अपने चाय की दुकान पर लाकर इसे चाय देता है। मीना इसकी चाय पीकर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यहां पर हेड कांस्टेबल आकर किट्टू के बारे में मीना को बताता है कि दरअसल पहले किट्टू चोर हुआ करता था। किट्टू चोरी ना करे, इसलिए हम पुलिस वालों ने पैसे इकट्ठा करके इसे चाय की दुकान ओपन करके दे दी। किट्टू थोड़ा शर्माने लगता है
कि पहले ही मुलाकात में इस कांस्टेबल ने मेरी सारी इज्जत उतार दी, क्योंकि वो मीना को पसंद करता है ना। दूसरी तरफ वो रंगा मली नाम की प्रोस्टिट्यूट के साथ एंजॉय करते रहता है। मली पूछती है कि रंगा तुझे आज क्या हो गया, दिन में ही मेरे पास चला आया। रंगा मली को मंगलसूत्र दिखाता है, बोलता है कि 10 सालों से यह मंगलसूत्र मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरी भी इच्छा है कि मेरी शादी हो, मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली हो, मगर इस गांव के ऊपर लगे श्राप की वजह से मेरी ऐसी हालत है। इसी का फायदा वो नरसैया उठा रहा है, मेरा घर जमीन सब कुछ मांग रहा है। मल्ली बोलती है कि अरे रंगा, इस गांव के बारे में हर कोई जानता है। कौन लड़की तुझसे शादी करके इस गांव में आएगी? अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो दूसरे गांव जाकर वहां शादी करके अपनी हंसी खुशी से जिंदगी गुजार लो। रंगा बोलता है कि मैं दूसरे गांव जाकर क्या करूंगा, यहां मेरा बचपन गुजरा, मेरे अपने लोग हैं। मली कहती है कि रंगा, कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को खोना पड़ता है। मेरी ही जिंदगी देख लो, मैं भी सोची थी कि मेरी शादी होगी, मेरी भी हंसी खुशी फिर मिली होगी, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी बन गई। रंगा बोलता है कि चलो मली, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पहले तो मली मना करने लगती है कि तुम दारू पीकर ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाद में दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। इस तरह से दोनों मंदिर के पास आते हैं। यहां पर पहले से ही काफी सारे लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, मीना, उसकी मां और भी सारे गांव के लोग। रंगा पुजारी को बोलता है कि पुजारी जी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों की शादी करवा दीजिए। प्रेसिडेंट और नरसैया यहां रंगा को डांटने लगते हैं कि रंगा, इस समय तुम नशे में हो, चुपचाप घर चले जाओ, तुम्हें इस गांव के श्राप के बारे में नहीं मालूम। खुद की जिंदगी बर्बाद तो करोगे ही, अपने साथ मली की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, और वैसे तुम कैसे इस गंदी मली से शादी कर सकते हो? रंगा बोलता है कि गांव के सारे मर्द मली के पास जाते हैं, ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन मैं मली से शादी कर रहा हूं तो यह शर्म की बात है। प्रेसिडेंट बोलता है कि देखो रंगा, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो दूसरे गांव जाकर मली से शादी करके वही हंसी खुशी से रहो। अब यहां पर मीना भी होती है। मीना बोलती है कि दोनों समझदार हैं, दोनों अपना खुद से फैसला भी ले सकते हैं। अगर इसमें दोनों की मर्जी है तो आप लोग इन्हें शादी से रोकने वाले कौन हैं? गांव वाले बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम उन दोनों की होगी, हम लोग तो उनके भले के लिए ही बोल रहे हैं। इस गांव में जो कोई भी शादी करता है वो लड़की रात के वक्त उल्टी करके मर जाती है। पिछले 10 सालों से 7 दुल्हन इस गांव में मर चुकी है। आज तक एक भी शादी का जोड़ा इस गांव में संपन्न नहीं हुआ। तभी रंगा मली के गले में मंगलसूत्र बांधकर इससे शादी कर लेता है, सारे लोगों की बातों को साइड में रखकर। अब दोनों घर आते हैं तो आते ही रंगा बेड पर सो जाता है। अब मल्ली भी रंगा को ना डिस्टर्ब करते हुए वह भी नीचे लेट जाती है। इसी वक्त अब मल्ली को गांव वाले की बातें याद आने लगती है। यह बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, डरने लगती है। क्या सच में इस गांव के ऊपर श्राप है? क्या मैं अगले दिन मर जाऊंगी? घबराते हुए जब मल्ली पानी पीने के लिए जाती है तो मटके में पानी नहीं होती, जिस वजह से मल्ली अपने आसपास के घरों में जाकर पानी मांगने लगती हैं, मगर एक भी घर की औरत इसे पानी नहीं देती कि कहीं मली की श्राप हमारे घर के ऊपर ना लग जाए। इसी दौरान मली मीना के घर पहुंचती है तो मीना की मां मली को घर के अंदर लाती है, वो इसे पानी देती है। मली कहती है कि गांव में किसी ने भी मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे पानी दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना की मां बोलती है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आकर मांगना। एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। अब अगले दिन मली स्नान वगैरह करके नई साड़ी पहनकर अच्छे से रेडी हो जाती है। तभी पियक्कड़ रंगा को होश आता है कि अरे मैं तो कल नशे में मली से शादी कर ली, अब मली जिंदा है या नहीं वो देखने के लिए जाता है। इस समय तो मली ठीक ठाक ही होती है। रंगा जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है, बोलता है कि नशे की हालत में मैंने तो तुमसे शादी कर ली, इतनी बड़ी गलती कर ली मैंने। अरे मली चलो, हम जल्दी से बगल वाले गांव में चले जाते हैं। इस तरह से रंगा मली को लेकर इस गांव से जाने लगता है। तभी मली खून की उल्टी करके तड़पने लगती है। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मली को बस देखते रहते हैं, इसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। उसी वक्त मीना मली को ऐसी हालत में देखती है, वह जल्दी से मली के पास आती है, गांव वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि जल्दी से हमें मली को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करता, ना रंगा ना ही किट्टू। मीना के हाथों में ही मली दम तोड़ देती है। मीना गांव वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर इन्हें डांटने लगती है कि आज आप लोगों की अंधविश्वास की वजह से एक लड़की की जान चली गई। गांव वाले बोलते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी इस लड़की की जान नहीं बचती। श्राप है श्राप इस पूरे गांव के ऊपर। देखो मीना, तुम अभी इस गांव में नहीं आई हो, तुम हमारे इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती।
इसके बाद कुछ गांव वाले मली की लाश को ले जाकर इसका दाह संस्कार कर देते हैं। इसके बाद हम लोग मीना को देखते हैं, जिसे मली की मौत बहुत सता रही होती है। वह जल्दी एसआई के पास जाती है और बोलती है कि सर, मुझे लगता है कि मली की मौत नेचुरल डेथ नहीं है। अगर हम इस केस की अच्छे से जांच पड़ताल करें तो हमें सच्चाई पता लग सकती है। एसआई बोलता है कि देखो मीना, कुछ मामलों में हस्तक्षेप करना सही नहीं होता, और वैसे भी हम लोग बिना कंप्लेन को इस केस को कैसे डिस्कस करेंगे। गांव का कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन नहीं देगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से वो मीना को समझाकर वापस भेज देता है। इसके बाद मीना उदास होकर किट्टू की दुकान के पास आती है। कहती है कि सोचा तुम अच्छे इंसान हो, पुलिस वालों की मदद करते, लेकिन कल तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की की जान जा रही थी, मगर तुमने मेरी मदद तक नहीं की। तभी हेड कांस्टेबल आकर मीना को बताता है, दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की मर गई थी ना, वो लड़की कोई और नहीं, किट्टू की बड़ी बहन थी। किट्टू की बहन के मरने के बाद से ही इस गांव में लगातार कई सारी दुल्हन मरती गई। किट्टू की बहन के मरने के बाद कुछ महीनों के बाद एक लड़की की शादी इस गांव में हुई। शादी के कुछ ही घंटे के बाद वह लड़की भी खून की उल्टी करके मर गई। इस तरह से काफी सारी लड़कियां मर गईं। गांव के बहुत सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करने से डरने लगे। बगल वाले गांव जाकर अपने बच्चों की शादी करने लगे। एक लड़की दूसरे गांव जाकर शादी कर ली, वहीं रहने लगी। जब प्रेग्नेंट हुई तो वापस इस गांव में आई। यहां वो अपने बच्चों को जन्म दी। मां बच्चे दोनों सही सलामत थे। तभी अचानक वो लड़की भी खून की वॉमिटिंग करके मर गई। इस गांव ने बहुत सारी मौतें देखी और गांव वाले उन्हें देखकर उनके डर श्राप में बदल गया। ऐसे में गांव का कौन आदमी तुम्हारी मदद करता? इसी वजह से किट्टू ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। अब अगले दिन गांव का प्रेसिडेंट मीना के घर जाकर मीना की मां को कहता है कि मुझे मीना का धैर्य बहुत पसंद आया, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी मीना से हो जाए। मीना की मां कहती हैं कि मेरी भी ख्वाहिश है, मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं, लेकिन कल मैं इस गांव की हालत अपने आंखों से देखा। अब ऐसे में मैं तो अपनी बेटी की शादी इस गांव में कभी भी नहीं करवाऊंगी, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तभी मीना बोलती है कि मैं इस शादी के लिए राजी हूं। प्रेसिडेंट बोलता है, यह तो बहुत खुशी की बात है, मैं अब अपनी बेटे की शादी बगल वाले गांव में बहुत ही धूमधाम से करूंगा। मीना बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो इसी गांव में करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। यह बातें सुनकर प्रेसिडेंट और मीना की मां पूरी तरह शॉक्ड में रह जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने बेटे के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी शादी उस मीना से तय कर दी। ये बोलता है कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, अपनी बहन की शादी हो जाने के बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए नहीं मानता। बोलता है कि वह लड़की हमारे गांव के श्राप के बारे में जानने के बावजूद भी तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई। तभी ब्रह्मा इनकी सारी बातें सुन लेती है। ब्रह्मा को देखकर लगता है कि ब्रह्मा इस शादी से खुश नहीं है। वह अपने कमरे में जाकर किसी की शादी की कैसेट देखने लगती है। इधर मीना की मां मीना के पास आकर इसे पूछती है कि तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हुई? तुम इस शादी को मना कर दो बेटा। अगर शादी होने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? मेरा क्या होगा? मीना कहती है कि मां, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाली। इस तरह से वह अपनी मां को हौसला देती है। अब पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि प्रेसिडेंट के बेटे और मीना की शादी होने वाली है। सारे गांव वाले शॉक्ड में रह जाते हैं। मीना और प्रेसिडेंट के बेटे दोनों के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। मीना की शादी के बारे में जब किट्टू को मालूम पड़ता है तो वह बहुत उदास होता है, क्योंकि किट्टू भी मन ही मन मीना को पसंद करता था। मीना जब किट्टू का दुकान के पास आती है तो किट्टू बोलता है कि मैडम, मुझे मालूम है आपको मली की मौत अभी भी सता रही है, आप इस केस की वजह से ही शादी के लिए राजी हुई है, लेकिन इसमें आपको जान का खतरा हो सकता है। मीना कहती है, हाँ किट्टू, लेकिन मेरे पास बस यही एक रास्ता है सच्चाई को मालूम करने के लिए। और उसी तरह मीना यहाँ किट्टू को एक काम सौंपती है कि शादी से पहले तुम यह काम कर दो। इसके बाद मीना गांव के पोस्ट ऑफिस पर जाकर किसी से फोन पर बात करती है। फोन पर यह बोलता है कि मैं वहां नहीं आ सकती, आप मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए। इस तरह से मीना अपना एड्रेस भी बताती है। तभी पिद्मा अपने बेटे की तरफ से आए लेटर को लेने के लिए यहां आती है। वो मीना से मुलाकात करती है और इसकी शादी के बारे में पूछती है। पिद्मा इसे यह भी बोलती है कि बेटा, तुम यहां पर शादी क्यों कर रही हो? तुम शहर जाकर अच्छा खासा शादी करो। मीना कहती है कि सारे लोग शहर चले जाएंगे तो गांव किसको कहेंगे? पिद्मा कहती है कि क्या करें बेटा, यही गांव के हालात है। मुझे ही देख लो, मेरा बेटा शहर में काम करता है और मैं अपने इस गांव को नहीं छोड़ सकती। वो वहां से लेटर या तो पैसे मेरे पास भेजते रहता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मां का क्या होगा? तुम अपने मां के बारे में सोचो बेटा।
मैं भी एक माँ हूं, तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें समझा रही हूं। लेकिन मीना फिर भी नहीं मानती। यह तो बस अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। शादी करूंगी तो करूंगी। अब 2 दिनों की बाद शादी होने वाली होती है तो सारे गांव वाले मीना और उसकी मां की मदद करते रहते हैं। क्योंकि यह दोनों इस गांव के लिए नए हैं ना, इसलिए मीना को अच्छे से तैयार करने के बाद मीना को गांव की मंदिर के पास ले जाते हैं। मीना की मां को यहाँ के रीति रिवाज के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो मीना को रीति रिवाज के बारे में बताते हैं, इसे एक घड़ा देते हैं और घड़े की पानी से इस त्रिशूल को अभिषेक करने के लिए कहते हैं। मीना ऐसा 3 बार करती है। इसके बाद मीना घड़ा लेकर अपने घर पर चली आती है। गांव के लोग बोले होते हैं कि तुम्हें शादी से पहले इसी घड़े की पानी से स्नान करना है और उसी तरह जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाती तब तक तुम कुछ भी मत खाना। अब उसी शाम मीना मंडप पर बैठती है तो पुजारी इसे साड़ी चेंज करने के लिए देता है। उसी वक्त प्रेसिडेंट अपने घर का पुश्तैनी हार मीना को देने लगता है, लेकिन ब्रह्मा को यह पसंद नहीं होता। कहती है कि पापा, यह मेरी मां की हार है। प्रेसिडेंट कहता है कि अब ये हार मीना की हो चुकी है। मीना अब हमारी होने वाली घर की बहू है, तुम ज्यादा बकबक मत करो, चुपचाप यही खड़ी रहो। थोड़ी देर के बाद एक औरत और मीना की मां आकर मीना को बुलाने लगते हैं। मतलब कि मीना साड़ी चेंज करने के लिए कमरे में गई और अभी तक बाहर नहीं आई। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी मीना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता। तभी किट्टू भी आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। बोलता है कि मैडम आप जल्दी से दरवाजा खोलिए। तब जाकर मीना दरवाजा खोलती है। किट्टू मीना की हाथ में एक लेटर देता है। तब जाकर मीना मंडप में बैठती है। प्रेसिडेंट का बेटा मीना के गले में मंगलसूत्र बांधने ही वाला होता है। तभी मीना खून की वॉमिटिंग करने लगती है। इसी हालत में मीना किट्टू को कुछ इशारा कर रही होती है तो किट्टू जल्दी से एक वैद्य के पास जाकर एक जड़ी बूटी के बारे में पूछता है। मतलब कि दवाई मांग रहा होता है। दवाई लेने के बाद वह जल्दी से मीना के पास आता है और उसे पिलाता है। तब जाकर मीना की जान बचती है। इसके बाद सारे लोग मीना को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मीना की जान खतरे से बाहर है। आयुर्वेदिक दवा लेने की वजह से जहर बॉडी में ज्यादा नहीं फैला। मीना जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह अपने ही एसआई के पास आकर कंप्लेन देती है कि मुझे इस गांव में किसी ने मारने की कोशिश की। एसआई पूछता है, तुम तो कंप्लेन दे दोगी, मगर लीड्स कहां पर है? मतलब कि हम लोग किसके बलबूते पर, किस आधार पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मीना एसआई को 2 रिपोर्ट देती है, एक खुद की ब्लड रिपोर्ट और दूसरी मली की ब्लड रिपोर्ट। दोनों के ब्लड में एक ही जहर मिला। अब तक इस गांव में जितनी भी लड़कियां मरी वो किसी श्राप की वजह से नहीं मरी, उन्हें किसी ने जानबूझकर जहर देकर मारा है। वो दरिंदा अभी भी इस गांव में घूम रहा है। एसआई बोलता है कि ठीक है बेटा, इस केस को तुम ही हैंडल करो, कुछ भी मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद मीना जब अपने घर पर आती है तो देखती है कि इसकी मां कपड़े वगैरह पैक कर रही है। कहती है कि हम लोग जल्दी से इस गांव से निकल चलेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या तुम इस गांव में रहना चाहती हो? मौत के मुंह से तुम बाहर आई हो तुम। मीना अपनी मां को सब कुछ समझाती है कि मां, यह कोई अंधविश्वास की बातें नहीं है। कोई हत्यारा है जो उन लड़कियों को मार रहा है, मुझे उसे पकड़ना होगा। लेकिन मीना की मां बोलती है कि जब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं आती तब तक तुम मुझसे बात मत करना। इस तरह से वो मीना से बात करना बंद कर देती है। इसके बाद मीना जीजान लगाकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। पहले तो मीना सारी लड़कियों की डिटेल्स हासिल करती है, किट्टू की बहन से लेकर मली तक। लेकिन मीना को इनमें कुछ भी लीड ही नहीं मिलती और ऊपर से ना ही एफआईआर दर्ज हुआ और ना ही लड़की के मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। किट्टू बोलता है कि मैडम, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, लेकिन आपके साथ क्या हुआ आप हर एक छोटी बातों को याद कीजिए। मीना कहती है कि तुमने देखा ना किट्टू, शादी में ज्यादा लोग भी नहीं थे और मैं भी कुछ खाया पिया नहीं, तो वैसे में वो जहर मेरे शरीर के अंदर कैसे आया होगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद आई, पूजा के वक्त मैंने थोड़ा पानी पिया था और वह पानी पिलाने वाली कोई और नहीं भ्रामरांबा थी। और वैसे ब्रह्मा को शादी पसंद भी नहीं थी। किट्टू कहता है कि मैडम, हर शादी में ब्रह्मा दुल्हन के पास ही जाकर बैठा करती थी। किट्टू मीना को कहता है कि हम लोग डायरेक्टली ब्रह्मा से पूछताछ नहीं कर सकती, इसके लिए हमें कुछ और ठोस सबूत चाहिए। तो अब उसी रात किट्टू मीना को प्रेसिडेंट के घर ले जाता है। चोरी छुपे दोनों ब्रह्मा के कमरे में जाते हैं। प्रेसिडेंट और ब्रह्मा फिलहाल दोनों घर पर नहीं होते। इसी घर में मीना एक कैसेट को देखती हैं। जब इस कैसेट को मीना प्ले करती है तो यह ब्रह्मा की शादी की कैसेट होती है। इस कैसेट को देखने के बाद दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ब्रह्मा की शादी कब हुई और यह वीडियो कब बना। उसी वक्त प्रेसिडेंट का बेटा और ब्रह्मा कमरे पर आकर मीना और किट्टू को यहां देखकर उनके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं।
मीना कहती है कि मेरे केस में ब्रह्मा प्राइम सस्पेक्ट है। पूजा के टाइम तुमने मुझे पवित्र पानी दिया पीने के लिए, शायद उसी में तुमने जहर मिलाई होगी। ब्रह्मा कहती है कि वो पानी मुझे तुम्हारी मां ने ही दी थी, तुम्हें पिलाने के लिए। यह सच जानकर तुम मीना शॉक्ड में रह जाती है। मीना प्रेसिडेंट से माफी मांगकर यहां से चुपचाप निकल जाती है। इसके बाद मीना अपनी मां के पास जाकर इसके बारे में पूछती है। इसकी मां भी यही कहती है कि हाँ, उस पवित्र जल को मैंने ही ब्रह्मा को दिया था। ब्रह्मा ने वो जल तुम्हें दिया, उसके बाद ब्रह्मा वो जल मुझे दी, उस जल को मैंने भी पिया। मीना समझ जाती है कि इसका मतलब उस जल में जहर नहीं था। उसी वक्त प्रेसिडेंट मीना के घर आकर शादी तोड़ने की बात करता है। मीना भी इसके लिए ओके बोल देती है। यहां मीना प्रेसिडेंट से उस कैसेट के बारे में पूछती है कि सारे गांव वाले तो यही समझ रहे हैं कि ब्रह्मा की शादी नहीं हुई, तो फिर उसकी शादी की कैसेट कैसे आई? प्रेसिडेंट बताता है कि मेरी बेटी नीची जाति के लड़के से प्यार करके उससे शादी करने चली। मैंने अपने आदमियों की मदद से उस लड़के को गांव से भगा दिया। इसी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। एक तरफ से देखा जाए तो मैं खुद अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी जिद्दी है मगर हत्यारी नहीं। इसके बाद मीना जब पुलिस स्टेशन आती है तो एसआई मीना के हाथ में शॉकिंग बात थमा देता है, मतलब कि मीना का ट्रांसफर लेटर। मीना शॉक्ड में रह जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एसआई बोलता है कि बेटा मेरे हाथ में क्या है, ऊपर से आर्डर है, अब तुम क्या ही कर सकती हो, बस रिक्वेस्ट डाल सकती हो। मीना इसी के बारे में पता करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाती है। यहां पर मीना की जान पहचान का एक आदमी होता है। मीना अपने ट्रांसफर लेटर के बारे में बताते हुए कहती है कि चाचा जी आप ये मालूम कीजिए कि मेरा ट्रांसफर कैसे हुआ, मुझे वहां पर गए 1 महीना भी नहीं हुआ। वो शख्स कहता है कि ठीक है बेटा, मैं मालूम करके तुम्हें बताता हूं। इस तरह से वह शख्स कुछ लोगों से पता करके मीना के पास आकर इसे बताता है कि मीना तुम्हारा यह नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्डर नहीं है, नरसैया नाम के एक शख्स ने रिक्वेस्ट डाली थी कि तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। यह सच्चाई जानकर मीना शॉक में रह जाती है कि आखिर नरसैया को मुझसे क्या प्रॉब्लम, उसने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया। इस बारे में मीना जब किट्टू को बताती है तो किट्टू भी थोड़ा हैरान होता है, नरसैया को आपसे क्या लेना देना। किट्टू बताता है कि गांव की श्राप की वजह से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन नरसैया का जरूर फायदा हुआ। काफी सारे लोगों के जमीन जायदाद घर उसने कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। अब मीना का शक नरसैया के ऊपर जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इसी ने गांव में श्राप क्रिएट तो नहीं किया। जब मलिका मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गई तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मली के शरीर में जड़ी बूटी का जहर नहीं था, उसके बॉडी में इंग्लिश पॉइजन था, मतलब कि उस जहर को लैब में बनाया गया। इसका मतलब है कि नरसैया शहर जाकर वहां से जहर लाकर गांव में लड़कियों को मार रहा है। लेकिन यहां शॉक कर देने वाली बात यह है कि मेरी शादी के बारे में सारे गांव वालों को मालूम थी। हत्यारे को अच्छा खासा टाइम मिला होगा, लेकिन मली और रंगा के केस में ऐसा नहीं था कि हत्यारा शहर जाकर वहां से जहर लाकर मली को मारे। किट्टू अब तुम यह मालूम करो कि जिस दिन मली और रंगा की शादी हुई उस रात नरसैया शहर गया था या नहीं। मेरे पास बस 1 हफ्ता बचा है किट्टू, 1 हफ्तों के अंदर ही मुझे इस केस को सॉल्व करना होगा। अब किट्टू इस तरह से नरसैया से लिफ्ट मांगने के बहाने उसके गाड़ी में बैठता है और बातों ही बातों में यह मालूम कर लेता है कि मली के मरने से पहले नरसैया गांव में मौजूद था या नहीं। मालूम पड़ता है कि नरसैया उस रात शहर गया था किसी काम की वजह से। इसके बाद किट्टू मीना के पास आकर कहता है कि मैडम आपका शक सच निकला, मली और रंगा की शादी के रात नरसैया शहर गया था। मीना कहती है कि शक करने से कुछ नहीं होने वाला किट्टू, उसके खिलाफ हमें एक ठोस सबूत चाहिए। ब्रह्मा के मामले में मैंने एक गलती कर दी, अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करना चाहती। अब उसी रात सबूत ढूंढने के लिए दोनों नरसैया के लकड़ी के फैक्ट्री के पास जाते हैं। उसकी फैक्ट्री की तलाशी लेने पर मीना को कुछ दवाइयां मिलती हैं। इसे देखकर मीना समझ जाती है कि जरूर इसी दवाई से नरसैया लड़कियों को मारा होगा। तो अब अगले दिन मीना इन्हीं सारी दवाइयां को लेकर एसआई के पास जाती है और सारा मामला अच्छे से समझाती है। कहती है कि सर आप नरसैया के खिलाफ अरेस्ट वारंट दीजिए। एसआई बोलता है कि नरसैया बहुत बड़ा आदमी है, इस छोटी सबूत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मीना किट्टू एसआई को एक और बात बताने लगते हैं। दरअसल दोनों जब नरसैया के लकड़ी के फैक्ट्री के पास गए उस समय नरसैया अपने आदमियों की मदद से रंगा को बहुत मारपीट रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था कि वह अपना घर जमीन सब कुछ नरसैया के नाम कर दे। नरसैया और उसके आदमी के जाने के बाद मीना किट्टू नरसैया को यहां से अपने साथ ले जाते हैं। मीना एसआई को बोलती है कि सर हम नरसैया को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारे साथ अब एक विक्टिम भी है, रंगा। अब परमिशन मिलते ही मीना सीधा नरसैया के पास पहुंचती है
और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर सीधा पुलिस स्टेशन लाती है। उसी वक्त नरसैया की बीवी एक लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पर आती है। लॉयर मीना से पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इन्हें गिरफ्तार की है। मीना रंगा को पुलिस स्टेशन लाकर बयान देने के लिए बोलती है, लेकिन यहां रंगा नरसैया की डर की वजह से बयान नहीं देता। बस यही कहता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने मुझे किडनैप भी नहीं किया। इसके बाद मीना नरसैया से उस जहर के पैकेट के बारे में पूछती है कि तुम ही गांव के सारे दुल्हनों को अब तक मारते आ रहे हो, मेरे पास ठोस सबूत भी हैं। तो नरसैया उस दवाई को पानी में मिलाकर अपने लॉयर को पीने के लिए देता है। लॉयर तो डरते डरते पानी पीता है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता, बस हल्की सी वॉमिटिंग करता है। नरसैया कहता है कि लकड़ियों में लगे दिमक को मारने का दवाई है, ना ही कि इंसानों को। और उसी तरह मीना को चेतावनी देता है कि मीना तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुझे भुगतना पड़ेगा। जब मीना अपने घर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग मेरे घर के सारे सामानों को बाहर फेंक रहे हैं। यहां बात यह है कि नरसैया ने इस घर को खरीद लिया। मीना और उसकी मां को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से मेरे इस घर को खाली कर दो। तभी किट्टू यहां आकर मीना और उसकी मां को अपने घर ले जाकर इन्हें रहने के लिए पनाह देता है। अगले दिन मीना गांव के फोन बूथ के पास जाकर अपने जान पहचान वाले उस चाचा के पास कॉल करके किसी शख्स को ढूंढने के लिए कहती है। तो वह शख्स मीना के पास दोबारा से कॉल करके कहता है कि मैंने उसके बारे में पता कर लिया, वो दूसरे गांव में टीचर के तौर पर काम कर रहा है। मीना कहती है कि चाचा जी 2 दिनों के बाद आप उस शख्स को इस गांव पर लाइए, लेकिन वो शख्स इस गांव पर आने से डर रहा है बेटी। जब मीना पोस्टमैन के पास जाती है पैसे देने के लिए, तो पोस्टमैन कॉल के सारे रिकॉर्ड्स को लिखते रहता है, मतलब कि किसका फोन आया, किसका फोन गया, किसका खत आया, किसका खत गया। इस वाकया को नोटिस कर मीना के दिमाग में एक बात खटकती है। वो किट्टू को बुलाकर कहती है कि किट्टू, हमें मालूम है ना, वो जहर शहर से लाया गया है, तो उसके पहले दिन जरूर किसी ने इस गांव से शहर कॉल किया होगा, या तो शहर के लिए लेटर लिखा होगा। हम दोनों को ऐसे रिकॉर्ड ढूंढना चाहिए। जब थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि मली की मौत से ठीक पहले फोन बूथ पर एक फोन आया होता है। मीना जब उस नंबर पर कॉल करती है तो वह फोन नंबर किसी केमिकल फैक्ट्री का होता है। मीना किट्टू को बोलती है कि किट्टू, तुम्हें जल्द शहर के लिए निकलना होगा। यह सब होने के बाद मीना ब्रह्मा के बॉयफ्रेंड को लाकर उसे मिला देती है। ब्रह्मा के बॉयफ्रेंड के बारे में ही पता करने के लिए ही मीना अपने जान पहचान के चाचा को बोली थी। यह देखने के बाद प्रेसिडेंट मीना को बहुत बहुत धन्यवाद बोलने लगता है कि मीना, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती सुधारने का दोबारा मौका मिला। ब्रह्मा भी कहती है कि पापा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी घर में, इसी गांव में शादी करनी चाहती हूँ। यह बातें सुनकर तो प्रेसिडेंट शादी के लिए राजी नहीं होता, लेकिन मीना प्रेसिडेंट को मना लेती है। अब अगले दिन से ब्रह्मा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ब्रह्मा के साथ भी वही रीति रिवाज की प्रक्रिया किया जाता है जो मीना के साथ करवाए गए। इधर किट्टू केमिकल फैक्ट्री पर जाकर रामणा नाम के पर एक आदमी से मुलाकात करता है, लेकिन यहां शॉक्ड कर देने वाली बात, रामणा किट्टू को देखकर यहां से भागने लगता है। इन दोनों के बीच थोड़ी भाग दौड़ होती है। फाइनली रामणा किट्टू को पकड़कर इसे बांधकर इसे जान से खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन किट्टू को मारता नहीं, यहां से भाग निकलता है। इधर ब्रह्मा की शादी पर सारे गांव वाले एक एक करके आने लगते हैं। इस वाकया को देख प्रेसिडेंट डरने लगता है कि कहीं बाकी दुल्हनों की तरह मेरी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मीना प्रेसिडेंट को कहती है कि प्रेसिडेंट साहब, मेरे नजरों में 3 सस्पेक्ट निकलकर सामने आए हैं। पहला है हमारा ही हेड कांस्टेबल। जिस दिन मली मरी थी उसी रात हेड कांस्टेबल ने किसी के पास कॉल किया। मैंने इसके बारे में एक कांस्टेबल को पता करने के लिए बोला। एक कांस्टेबल उसी वक्त प्रेसिडेंट के घर कॉल करके मीना को बताता है कि मैडम, उसी दिन हमारे हेड कांस्टेबल की बेटी एक बच्चे को जन्म दी। इसी के बारे में वो पूछने के लिए वो कॉल किए और वहां गए। प्रेसिडेंट मीना से पूछता है कि दूसरा सस्पेक्ट कौन है। मीना बताती है कि मंदिर का पुजारी। उसी समय किट्टू मीना के पास आकर जो सारी वाकया इसके साथ हुआ वो बताने लगता है, वही उस केमिकल फैक्ट्री और रामणा के बारे में। अब थोड़ी देर के बाद फाइनली ब्रह्मा की शादी कंप्लीट होती है। तभी किट्टू देखता है कि ऊपर से कोई शख्स इस शादी को देख रहा है। किट्टू जल्दी से उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और यह आदमी कोई और नहीं रामणा होता है। इस रामणा को बुरी तरह मारपीट कर मंडप के पास लाता है और मीना को बताता है कि मीना इसी आदमी की वजह से गांव की दुल्हन मर रही है। मीना कहती है किट्टू यह सिर्फ जहर बनाने का काम करता है, लड़कियों को जहर इसने नहीं किसी और ने दी है। ये रामणा जहर बनाकर पोस्ट ऑफिस की मदद से इस गांव पर भेजता था और यहाँ का कोई आदमी उस जहर को मटके की पानी में मिला देता था जिसे दुल्हन नहाती थी।
और उसकी मौत हो जाती थी। थोड़ी देर पहले ब्रह्मा इसी पानी से स्नान करने वाली होती है। मीना ब्रह्मा को रोक देती है। वही मटके का पानी लाकर रावणा के सामने रखती है। इसे डराने धमकाने लगती है कि अगर तुम सच नहीं बोले तो मैं तुम्हें इसी पानी से खत्म कर दूंगी। तभी गांव की पिदमा यहां आकर इस मटके की पानी को दूर फेंक देती है और यह रावणा कोई और नहीं पिदमा का बेटा होता है। मीना इसे पूछने लगती है कि इतने सालों से आप गांव की लड़कियों की जान क्यों लेती आ रही है। तो अब पिदमा जो हुआ वह सारी बातें गांव वालों के सामने रखती है। दरअसल गांव में किसी के घर या कोई त्योहार, कोई भी शुभ कार्य हो तो गांव वाले सबसे पहले पिदमा को ही बुलाते हैं और उसी के हाथों शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इसी दौरान एक दिन पिदमा का हस्बैंड किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है। मतलब कि पिदमा अब एक विधवा हो जाती है। अब विधवा को किसी भी शुभ कार्य में बुलाया नहीं जाता। कल तक जो लोग पिदमा को कोई भी शुभ कार्य हो उसमें आगे रखते थे, अब वही लोग पिदमा को पूछते तक नहीं। गलती से वह किसी के शुभ कार्य में चली जाती तो गांव वाले इसे अपशगुन बोलने लगते, इसे वहां से भगाने लगते। अब इन सारी वाकया को पिदमा का बेटा भी देख रहा होता है, वही रावणा। वो अपनी मां से बोलता है कि मां, तुम्हारे बगैर अब इस गांव में एक भी शुभ कार्य नहीं होगा। इस तरह से वो अपनी मां को जहर देता है तो पिदमा मटके की पानी में ले जाकर उसे मिला देती है। उस पानी से जो दुल्हन स्नान करती है वह मर जाती। लड़कियों की मौत को देखकर पिदमा बहुत खुश होने लगती कि जिन लोगों ने मुझे नकारा वही लोग तड़प तड़प कर रो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर पिदमा ये सारी बातें गांव वालों को बता रही होती है। ये सारी बातें सुनकर गांव वाले पिदमा को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। तभी मीना गांव वालों के ऊपर ही गुस्सा होकर बोलने लगती है कि पिदमा को ऐसा करने की वजह आप ही लोग हो। अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करके आप लोगों ने एक अच्छी नेक दिल औरत को राक्षस बना दिया। मीना पिदमा के ऊपर भी गुस्सा होकर डांटने लगती है कि मेरे भी पापा नहीं है, लेकिन मेरी मां आप जैसी नहीं बनी। लेकिन आपने बिना वजह कई सारी लड़कियों की जान ले ली। आप ही खुद देखो, आपकी वजह से आपकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसी बातों के दौरान पिदमा वो जहर खाकर खुद को खत्म कर लेती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यही समाप्त होती है। सो दोस्तों, इस वेब सीरीज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।